Let's crack Bihar exam. Welcome to Unacademy BPSC, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं सुजीत, मैं आपको करा रहा हूँ पॉलिटी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर से नए सीरीज़ के साथ, नए लेक्चर के साथ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया है। और आज हम लोगों को जो आज पढ़ना है वो है उपराष्ट्रपति का टॉपिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बारीकी से आप समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज? उपराष्ट्रपति का टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए कि हम लोग ने जो भी नए बच्चे हैं जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अब जो हमारा लेक्चर 1 है हाउ टू स्टडी पॉलिटी, उसको देखिए, उसको समझिए अच्छे तरीके से। उसके बाद राज्यसभा की टॉपिक को देखिए, बहुत ही डिटेल तरीके से मैं कराया हूँ। उसके बाद फिर आप लोकसभा के टॉपिक को करिए, राष्ट्रपति के टॉपिक को करिए, और आज जो मैं कराने वाला हूँ उपराष्ट्रपति। अगर आपको राष्ट्रपति का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो उपराष्ट्रपति का भी कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आपको आएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? उपराष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपराष्ट्रपति से संबंधित। क्या रहेगा? उपराष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग स्टार्ट किए थे भाग 5 पढ़ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का मेंशन जो किया गया है वो भाग 5 में किया गया है। अभी आप जरा देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेंशन किया गया है वो संविधान के भाग 5 में किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मेंशन जो किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में, और भाग 5 में मैंने चर्चा किया था भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। ये सारा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जब आप राष्ट्रपति पढ़े होंगे, अनुच्छेद 52 से 52 से लेकर 62 तक मैं चर्चा किया था। इसमें राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। तो जब भाग 5 स्टार्ट होता है, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक, 52 से लेकर 62 तक मेंशन किया गया है। ये जो 10 अनुच्छेद हैं, ये जो मेंशन किया गया है ये भारत के राष्ट्रपति के बारे में मेंशन किया गया है। किसके बारे में? भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का टॉपिक मैंने पिछले लेक्चर में कराया था। भारत के राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है। अब भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा है, वो आप देखेंगे 63 से स्टार्ट हो जाता है। 63 से लेकर 71 तक जो मेंशन किया गया है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ये सारे जो आर्टिकल हैं, सारे जो अनुच्छेद हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति से। देखिए, आपको सारा अनुच्छेद को याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ एक कंसेप्ट बिल्ड करना चाह रहा हूँ, आपका एक कंसेप्ट को बढ़ाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ कितने सारे अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। और भी इसके अलावा अनुच्छेद है, लेकिन समानता आपको ये एक सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि भाग 5 को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो अनुच्छेद 52 से 62 तक में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, और जब हम लोग 63 से 71 तक की बात करेंगे तो भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया। इन सारे अनुच्छेदों में कहीं न कहीं उपराष्ट्रपति का कोई अलग अलग बातों की चर्चा की गई है। जो भी इसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल होगा, जो भी इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा, उसकी चर्चा हम लोग करते जाएंगे। और आपको समझ में सारे अनुच्छेद को याद करने की आवश्यकता नहीं है। 12 से 15 प्रश्न आपको पॉलिटी से पूछा जाएगा प्री में, और यही आपका अगर कभी मेंस में आपको लिखना पड़ेगा तो जो आपके पास प्री का कंसेप्ट रहेगा उसी के आधार पर अपने राइटिंग स्किल को और अपने मेंस पेपर के एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। पिछले बार मैंने चर्चा किया था कि 52 से स्टार्ट होता है, 52 में राष्ट्रपति का मेंशन किया गया था।
किसका मेंशन? राष्ट्रपति का। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति का। ये मैंने बता दिया था आपको। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं 63 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। तो पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 63 में उल्लेख किया गया है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद समझ में आ गया होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किसका उल्लेख किया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति का। किसका उल्लेख किया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति का। किसका उल्लेख किया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति का। चलते हम लोग आगे। आर्टिकल 64 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। मैंने चर्चा किया था कि भारत में राज्यसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए सभापति की आवश्यकता होती है और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन का तात्पर्य यहाँ ये है जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य करेंगे। राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य करेंगे। कौन करेंगे? जो भी भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। जैसे आप देखेंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो वही व्यक्ति भारत के पहले राज्यसभा के सभापति थे। अभी आप वेंकैया नायडू जी को देखेंगे, वो भारत के अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं और वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी वही कार्य करते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा उनका एक महत्वपूर्ण कार्य है आर्टिकल 64 के अंतर्गत। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 64 के अंतर्गत, अनुच्छेद 64 के अंतर्गत, कि वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य करेंगे। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अनुच्छेद 64 समझ में आ गया होगा। 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, 64 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, 64 में राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, इसके बारे में मेंशन किया गया है। कौन सा? भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से, ये मैंने चर्चा किया है कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से, कहाँ के संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने वाला, इसको आप जरा समझिए कि भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है, जरा ये समझते हैं हम लोग। आप लोग देखे होंगे कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक रिक्त हो सकता है। मान के चलो अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, किसी कारणवश वो त्यागपत्र देते हैं या ऑफिशियल उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जगह पे जो कार्य करने आएंगे वेंकैया नायडू जी, वो क्या कब तक कार्य करेंगे? जब तक 2022 तक रामनाथ कोविंद का कार्यकाल है तब तक वो कार्य करेंगे क्या? नहीं, भारत के संविधान में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। भारत के संविधान में ये मेंशन किया गया है कोई भी एक्टिंग प्रेसिडेंट जो कि राष्ट्रपति के बतौर काम कर रहे हैं वो अधिक से अधिक 6 महीने तक ही कार्य कर सकते हैं। 6 महीने के अंतर्गत नए राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य है। लेकिन अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति होगा, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है कार्यकाल से पहले या किसी कारणवश त्यागपत्र दे देते हैं, तो उस अमेरिका के राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के बचे हुए कार्यकाल को पूरा करना पड़ता है। अगर 3 साल उनका कार्यकाल बना था तो बचा हुआ कार्यकाल, तो उपराष्ट्रपति भी 3 साल काम करेंगे राष्ट्रपति के तौर पर। वहाँ 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, लेकिन भारत में 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये आप समझ गए होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए अभी आगे देखते हैं, आगे और भी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत में उपराष्ट्रपति होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। चलिए बताइए। जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को आप जरूर कमेंट करें और लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को,
अगर आपको अच्छा लग रहा होगा हमारा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, और पूरी वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मेरे पास कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैं बहुत बेसिक कंसेप्ट पे बात करता हूँ, और आप पूरी वीडियो को जब देखेंगे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, योग्यताएं की बात करते हैं। तो ये योग्यताएं के बारे में जो उल्लेख किया गया है ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है, ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद मैं बताया 63 में क्या है, 63 में उपराष्ट्रपति का है, 64 में राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, और एक 66 जो भी अनुच्छेद करा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको मैं करा दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना, जो भी इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको मैं बहुत ही डिटेल फॉर्म में करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी 66 में क्या है, योग्यताएं। अगर उपराष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी की बात करें, हम योग्यताएं की बात करें तो कौन सा अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 63। कौन सा अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 63। 63 में क्या लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद 66 में। तो 3 अनुच्छेद अभी तक मैंने उपराष्ट्रपति के संबंध में पढ़ाया है। किसके संबंध में, उपराष्ट्रपति के संबंध में। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला व्यक्ति पहला बात जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। और मैं बताते आ रहा हूँ सारे वीडियो में ये बातों को, भारत का नागरिक का तात्पर्य है कि सिर्फ जन्म के आधार पर नहीं है। मैं आपको बहुत एग्जाम्पल लेके भी बताया हूँ कि कोई पाकिस्तान का व्यक्ति हो, इटली का सोनिया गांधी हो, जिन लोगों ने भी भारत की नागरिकता को ग्रहण किया है उन लोगों को अधिकार है भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव वो लड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बात। लेकिन अमेरिका में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। अमेरिका में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है वही वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। पाकिस्तान से व्यक्ति आए, आयरलैंड से व्यक्ति आए, म्यांमार से आए, रसिया से आए, किसी भी देश से आए और भारत की नागरिकता को अगर उन्होंने ग्रहण कर लिया है तो उसको भारत में किसी भी राजनीतिक पद के लिए वह इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये है, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। जब आपका नौकरी का उम्र समाप्त हो जाएगा उपराष्ट्रपति वाला स्टार्ट होगा, या राष्ट्रपति भी बन सकते हैं आप। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। ये समझ में आ गया, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम, वह भारत सरकार के लाभ के पद पर ना हो। और लाभ का पद जो मैं बता रहा हूं ये बहुत डिटेल से समझिएगा। कोई भी राजनीतिक पद, एक उपराष्ट्रपति हो सकता है लोकसभा का अध्यक्ष हो सकता है लोकसभा का मेंबर हो सकता है पहले राज्यपाल हो किसी राज्य का। तो इन सारे राजनीतिक पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। आपको समझ में आ रहा है ना, इन सारे राजनीतिक पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी लाभ के पद पर पागल या दिवालिया ना हो। समझ में आ रहा है ना, पागल या दिवालिया ना हो। किसी पागल व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी का ये पद है, पूरी राज्यसभा को कंट्रोल करते हैं। अभी हम लोग आगे देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं रखता हो, यह भी एक पॉइंट है। आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब संसद की अगर बात करा यहाँ पे, तो संसद के किसी भी सदन का, चाहे तो वो संसद का पहला उच्च सदन क्यों ना हो, राज्यसभा या निम्न सदन क्यों ना हो, लोकसभा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। यह बोला गया है राज्य में जो विधानमंडल होता है उसके भी 3 अंग होते हैं। विधान परिषद, पहला क्या मैं बता रहा हूँ, विधान परिषद। दूसरा क्या है, विधानसभा। और तीसरा क्या है, गवर्नर। देखो मैंने ये पढ़ाया आपको, ये लोकसभा पढ़ाया, प्रेसिडेंट पढ़ाया, अभी वाइस प्रेसिडेंट में पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप जिन लोगों ने इसको समझाया बहुत डिटेल से, उनके लिए ये भी बहुत आसान चैप्टर होगा। ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ लेंगे। जिन लोगों ने इसको बहुत आसान तरीके से समझा है, बहुत अच्छे से समझा है, वो विधानसभा को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अगर आप राष्ट्रपति समझ रहे हैं तो गवर्नर भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाके इस सारे लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लो।
ये राज्यसभा का, लोकसभा का और राष्ट्रपति का, तभी उपराष्ट्रपति आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखना है उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन, मतलब ना तो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, ना लोकसभा का, ना विधान परिषद का, ना विधान सभा का। ये लाइन जो है यही मेंशन करता है, ये जो लाइन है यही मेंशन करता है कि जो उपराष्ट्रपति हो वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। यह आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो। चलिए आगे देखते हैं क्या है एक इंपॉर्टेंट बात उपराष्ट्रपति के लिए। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति के लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। जैसे हम लोग राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़े थे कि राष्ट्रपति बनने के लिए या राष्ट्रपति की योग्यता में ये था 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। यहां भी क्या है, 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। प्रस्तावक का कहने का तात्पर्य है 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक। प्रस्तावक कहने का तात्पर्य है 20 लोग उनके नामों का प्रस्ताव रखेंगे, फलना कुमार राहुल गांधी भारत के उपराष्ट्रपति बनने लायक हैं, और 20 लोग उनके नामों का समर्थन करेंगे, अनुमोदन करेंगे, नहीं ठीक है ये बनने लायक हैं, ठीक ठाक आदमी हैं, पीएम नहीं बनेंगे उपराष्ट्रपति बनेंगे, तो अच्छा से राज्यसभा को कंट्रोल करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। अभी आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक, और राष्ट्रपति में 50 अनुमोदक और 50। अब देखिए ये 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक कौन लोग होंगे, तो आपको पता है जब हम चर्चा किए थे कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग में भाग लेते हैं वो होते हैं राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस विधानसभा, राज्य के विधानसभा प्लस के निर्वाचित सदस्य। तीनों शब्द के साथ एक शब्द लगा होना चाहिए निर्वाचित सदस्य, क्योंकि यहाँ पे जो नॉमिनेटेड पर्सन 12 हैं, यहाँ पे जो नॉमिनेटेड पर्सन 2 होते हैं, और प्रत्येक राज्य के विधानसभा में नॉमिनेटेड पर्सन 1 होते हैं, यहाँ पे 12 होते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से राज्यसभा में इन लोगों को वोटिंग करने का राष्ट्रपति के चुनाव में अधिकार नहीं है। तो नॉमिनेटेड पर्सन आर नॉट अलॉटेड देयर, ये समझ में आ रहा है ना। नॉमिनेटेड लोगों को अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में, इसीलिए यहाँ पे एक शब्द जोड़ा जाता है निर्वाचित। अगर निर्वाचित नहीं रहेगा तो ये सारा चीज गलत हो जाएगा। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की तुलना उपराष्ट्रपति के संबंध में बात करें, किसके संबंध में, उपराष्ट्रपति के संबंध में अगर बात करें, उपराष्ट्रपति के संबंध में अगर हम लोग बात करें तो उपराष्ट्रपति के संबंध में ये बात है कि जो लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी मेंबर भाग लेते हैं वोटिंग में। यहाँ पे राज्य के विधानसभा के लोग भाग नहीं लेते हैं, यहाँ पे राज्य के विधानसभा के लोग भाग नहीं लेते हैं। ऑल पर्सन ऑफ लोकसभा, ऑल द मेंबर ऑफ एंड ऑल द मेंबर ऑफ राज्यसभा बोथ आर वोटिंग टू। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये दोनों भाग लेते हैं सभी लोग। यहाँ पे जो 2 नॉमिनेटेड हैं और यहाँ पे जो 12 नॉमिनेटेड हैं, 12 लोग नॉमिनेटेड हैं, ये सारे लोग भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। किसके चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जिसको जो भी लिखना है जल्दी से लिख लो। सभी लोगों का हो गया ना। चलिए आगे हम लोग और भी चीज़ों को देखते हैं, आगे क्या क्या पढ़ना है और भी बातों को उपराष्ट्रपति के संबंध में। जमानत राशि, तो अभी मैं समझाऊंगा आपको जमानत राशि क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे कि जमानत राशि क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखो, आपने सुना होगा जमानत जब्त हो जाना। कहने का तात्पर्य है अगर मान लो आपके गांव में या आपके संसदीय लोकसभा में एक एमपी है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये जो व्यक्ति हैं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं। जस्ट आप सोच लो आपका चाचा जी हो और ये इलेक्शन लड़ने, तो जब ये नॉमिनेशन करने के लिए जाएंगे तो कुछ राशि जमा करना पड़ता है। जैसे उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति तो 15,000 रुपये रखना पड़ता है, समझ रहे हैं ना आप। तो इसी तरह इनको भी रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पैसा अमाउंट रखा। अब क्यों रखा, क्योंकि जो हमारे देश के निर्वाचन आयोग हैं,
हमारे देश के जो चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग ऐसा इसलिए रखे हैं जमानत राशि, क्योंकि कुछ जो जिम्मेवार लोग हों, जिनको लग रहा है कि प्रतिनिधि मतलब हमको यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता पसंद करती है कि मैं ही, तो वो जिम्मेवार लोग ही नॉमिनेशन, ऐसा नहीं कि पूरा गांव का गांव एमपी बनने के लिए नॉमिनेशन करें, कितना बैलेट पेपर और कितनी गवर्नमेंट की खर्चा बढ़ जाएगी। इसलिए अब ये पैसा ले लिया, मान लो इस पूरे लोकसभा मान के चलो 600 वोटर हैं एग्जाम्पल, तो अगर मान लो ये हार जाएगा तो इनका जो ये पैसा जमा ये मिलेगा कि नहीं? हारने के बाद भी जमानत राशि मिलता है, लेकिन अगर इसका कुल का 1/6 भाग, 1/6 के भाग मतलब 100 वोट, अगर ये हार भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टोटल वोटिंग हुआ है कुल वैध मतों का, इसको कम से कम 100 वोट उसको आना चाहिए। अगर ये इन्होंने 100 वोटिंग लाया है, कितना वोटिंग की मैं बात कर रहा हूं, 100 वोटिंग अगर इन्होंने लाया है तो इनको जमानत राशि जो इन्होंने जमानत के तौर पर जमा किया था वो इनको वापस मिल जाएगा। वो क्या होगा? इनको वापस मिल जाएगा, जमानत राशि क्या होगा? इनको वापस मिल जाएगा। यही होता है जमानत, जब किन्हीं को 1/6 वोटिंग भी ना मिले। क्या बोलना है? जब किसी को वैध मत का 1/6 भाग भी वोट ना मिले, हारे जीतने वाले का तो मिल ही जाता है पैसा, हारने के बाद भी मिल जाता है अगर वैध मतों का उन्होंने 1/6 मत प्राप्त किया है। वैध मतों का उन्होंने अगर 1/6 भाग मत प्राप्त किया है कुल वैध मतों का, उनकी जो उपराष्ट्रपति की जो जमानत राशि होगा वो वापस मिल जाएगा। वो जमानत राशि क्या होगा? वापस मिल जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना? जमानत राशि क्या है? वो वापस मिल जाएगा। आगे हम लोग और भी चीजों को देखते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, सबसे पहले हम लोग निर्वाचन करेंगे, और ये कौन सा अनुच्छेद में है? 66 में मेंशन किया गया है। अब देखो यहाँ पे निर्वाचन संबंधी मामला किसमें है? अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा प्लस लोकसभा का सभी मेंबर, मैंने अभी चर्चा किया जस्ट कि राज्यसभा का सारे लोग और लोकसभा के सारे लोग, ये सारे लोग जो हैं राज्यसभा और लोकसभा के, ये सारे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और जो यहाँ पे 12 लोग हैं मनोनीत सदस्य, और यहाँ पे जो 12 लोग हैं, 2 लोग हैं मनोनीत सदस्य, अभी इसको हटा दिया गया। जो एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 के अंतर्गत आता था, इसको अभी 126वां संविधान संशोधन करके ये एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया पद, क्योंकि भारत सरकार का कहना है, देश के पार्लियामेंट का कहना है कि अगर हमारे देश में एंग्लो इंडियन की आबादी कम होते जा रही है तो हम क्यों ये 2 पद को बर्बाद करें। तो 126वां संविधान संशोधन किया और 25 जनवरी 2020 में इसको समाप्त कर दिया। तात्पर्य है 26 जनवरी से इसे नॉमिनेटेड नहीं किया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा होगा। इस प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा हटा दिया गया। 11वां संविधान संशोधन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझना पड़ेगा आपको। 11वां संविधान संशोधन 1961 ये क्या है, जरा हम लोग डिटेल फॉर्म में इसको समझेंगे कि अभी जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है ये पहले था क्या? पहले ये नहीं था। कब तक? 1961। ये जो आज का प्रोसेस आप देख रहे हैं ना, ये 1961 के बाद आया है ये प्रोसेस। 1961 से पहले क्या प्रोसेस था उसको हम समझते हैं। जैसे आप जानते हैं ना, संसद, और संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग होते हैं। तो यहां पे क्या हो गया आपका? राज्यसभा, और यहां पे क्या है आपका? लोकसभा, और यहां पे क्या है आपका? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अब आप देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि साधारण विधेयक अगर ये पारित करे और ये रोक दे, और ये पारित करे तो ये रोक दे, तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो पहला एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये विधेयक के मामले में बुलाया जाता है। जब सामान्य विधेयक में ऐसा प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है राज्यसभा और लोकसभा के मध्य, राज्यसभा और लोकसभा के मध्य, तो इस स्थिति में ऐसा किया जाता है। लेकिन 11वें संविधान संशोधन 1961 से पहले जो देश में
उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था वो चुनाव ऐसा होता था कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता था, मतलब राज्यसभा और लोकसभा को के मेंबर को एक ही जगह, मतलब राज्यसभा भी इसी में रहेगा और प्लस लोकसभा भी इसी में रहेगा, और सबको बैठा के यहाँ पे सदन में वोटिंग कराया जाता था, और जिन मेंबर को सारे लोगों ने चुन सहमति होती थी, बहुमत मिलता था, उसे देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त कर लिया जाता था। कहाँ का राष्ट्रपति? इस देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सॉरी उपराष्ट्रपति, गलती हो गया, आप उसको सुधार लेंगे, उपराष्ट्रपति नियुक्त कर लिया जाता था। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे और भी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसको, अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ये भी आप याद रखेंगे। हमारे देश में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। लेकिन पूछा जाएगा आपसे कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल भी 5 ही वर्ष होता है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति ही कार्य करते हैं। तो 1961 से पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता था? संयुक्त अधिवेशन के द्वारा। कैसे किया जाता था? संयुक्त अधिवेशन के द्वारा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति की तरह एकल संक्रमणीय मत प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो आप देखें ना बीबीगिरी, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, तो यहाँ कहना है कि भारतीय संविधान में, जो हमारे देश का संविधान है, उसमें ये बात कहीं नहीं लिखा है कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किए जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो फिर से एक उपराष्ट्रपति नियुक्ति करने का कोई प्रावधान हमारे भारत के संविधान में नहीं है। जैसे राष्ट्रपति के जगह पे कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं, या तो भारत का उपराष्ट्रपति होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, जैसे एक बार हुआ है भारत में। लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं रहने पर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है, फिर से चुनाव कर लिया जाएगा। ऐसा समझ में आया ना आपको? अब देखो यहाँ पे लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करते हैं। कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और राष्ट्रपति, अभी आप देखना यहाँ पे, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। और एक बात कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ऐसा नहीं कि राज्यसभा के उपसभापति को देंगे। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है, जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। उसी तरह जब आप यहाँ पे देखेंगे कि राज्यसभा में उपसभापति सभापति को तो देते हैं, लेकिन जो सभापति होते हैं वो सीधा राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। तो इन बातों पे आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इन बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। तो चलिए आगे हम लोग करते हैं। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, अगर चुनाव में कोई समस्या आता है तो उसकी कार्रवाई सीधा निर्वाचन आयोग के पास नहीं होगा, इसकी कार्रवाई सीधा सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। कोई भी विवाद कोई भी समस्या अगर राष्ट्रपति से चुनाव संबंधित आएगा तो चुनाव संबंधित कोई भी प्रावधान है ये सीधा कहाँ किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने से पूर्व या तो राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष ग्रहण कर सकते हैं पद। मतलब समझ में आया? वही बात जो मैंने अभी चर्चा किया कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, वो भी दिला सकते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ। तो इन बातों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और ये बात शपथ दिलाने वाली जो बात है यह अनुच्छेद 69 में मेंशन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? अनुच्छेद 69 में मेंशन किया गया। अनुच्छेद 69 में क्या है कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाएगा। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 69 में है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाएगा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गया। आपका समझ में आ गया ना यहाँ तक? अभी हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति के
उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां के बारे में, उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां कि उपराष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं और उपराष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, इनके बारे में हम लोग अभी चर्चा बहुत ही विस्तार पूर्वक करेंगे, उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां के बारे में। तो देखो, आपको वो कार्यवाहक के रूप में तो कार्य करेंगे ही, वो मैंने पढ़ा पहले। अभी देखो, एक्चुअली उपराष्ट्रपति का भारत में मुख्य कार्य ये है कि वो राज्यसभा की कार्यवाही करे। और जब हम लोग राज्यसभा को पढ़े थे, वहाँ बहुत डिटेल में हमने राज्यसभा के सभापति के कार्यों का वर्णन किया था। और यहाँ भी बता दे रहे हैं कि जो सदन है, राज्यसभा की जो सदन है, उस सदन की कार्यवाही को पूरी तरह से नियंत्रित करने की जो जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी राज्यसभा के सभापति के पास होता है, नियंत्रित कर। जैसे सदन में कौन बोलेगा, कब बोलेगा, किसको बोलने देना चाहिए कि नहीं बोलने देना चाहिए, जो बात वो बोल रहा है वो देश के हित में है या देश के हित में नहीं है, उनके बातों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारी जिम्मेवारियां राज्यसभा के सभापति के ऊपर है। दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेवारियां जो है राज्यसभा सभापति का, वो ये जिम्मेवारी है राज्यसभा सभापति का कि वो निर्णायक मत देते हैं, कि मतलब जब 50-50 का वोटिंग सदन में हो जाए, निर्णायक मत देने का अधिकार जब 50-50 का वोटिंग सदन में हो जाए। 50-50 कहने का तात्पर्य ये है, मान लो अभी राज्यसभा में एक बिल पारित करा जाए, उस बिल में क्या लिखा है, भारत के प्रत्येक बेरोजगार युवा को, बेरोजगार कौन है भारत में भी, युवा ज़्यादा बेरोजगार है क्योंकि इस देश युवाओं का देश है, 60% से अधिक आबादी युवाओं का है हमारे हिंदुस्तान में, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए बोला जाए प्रत्येक बेरोजगार युवाओं को 5-5 हज़ार रुपया दिया जाए ताकि जियो का भी रिचार्ज करा सके। तो 5-5 हज़ार रुपया अगर मिलेगा, ऐसा बात राज्यसभा में लाया जाए। और राज्यसभा के 50% लोगों ने कहा कि नहीं देना चाहिए क्योंकि उनको बहुत परेशानी होता है यूट्यूब पे वीडियो देखने में, और 50% लोगों ने कहा कि नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो यूट्यूब पे वीडियो देख के कोई रोज़गार ढूंढ लेंगे और टाइम पास करके दिमाग और भी कमज़ोर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो कहीं और देखने लगते हैं और कुछ। तो ऐसा भी प्रावधान, तो अलग अलग राय रहता है, अपना अपना, कोई विरोध करने का अपना अलग तर्क होता है, समर्थन करने का अपना अलग तर्क होता है। मान लो 50-50 का हो गया, तो उस समय जो राज्यसभा के सभापति होंगे वो जिस तरफ अपना वोटिंग देंगे वही निर्णायक मत होगा और उसी बातों को माना जाएगा। इस परिस्थिति में राज्यसभा के सभापति के द्वारा वोटिंग करा जाता है, निर्णायक मत देना। ऐसे सामान्य विधेयक में राज्यसभा के सभापति वोटिंग नहीं करते हैं। ये समानता आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया ना। चलो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों को सौंपा गया है। अब ये देख लीजिए, ये 65 में बोला है ना, उपराष्ट्रपति भी कभी राष्ट्रपति बनेंगे, कभी खुशी कभी गम, वो अनुच्छेद 65 में है। आप सोच लो, मतलब कभी कभी चांस है कि राष्ट्रपति बन सकते हैं, कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट वो कभी बन सकते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो आप समझ गए 65 में कि कभी उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। अगर राष्ट्रपति को धमकी देना रहेगा, वो कौन देगा, उपराष्ट्रपति। कि अनुच्छेद 65 के अंतर्गत हम भी कभी राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गया ना, याद करने के लिए मैं सिर्फ बताया, ऐसा धमकी नहीं दे रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है ना। सिर्फ वो बोल देगा, क्या बोलेगा, अनुच्छेद 65 के अंतर्गत हम भी कभी राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 65 में। ये समझ में आया आप लोगों को, आवाज आ रही है ना। चलो आगे और भी देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। इन्होंने कब पदभार को संभाला है, उपराष्ट्रपति के पद के भार को, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कब इन्होंने पदभार संभाला है, लेफ्ट कब इन्होंने छोड़ा है, ठीक है, और कितने दिनों तक रहा है ये है। और इनके समय में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय में भारत के प्रेसिडेंट कौन थे और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे। इंडिपेंडेंट का तात्पर्य है किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, ये स्वतंत्र थे, किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। अब जो अभी आप देख रहे हैं ना कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये वही व्यक्ति हैं जो भारत के पहली
पहले उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के सभापति के भी तौर पर पहला कार्य इन्होंने संभाला था। ये आपको समझ में आ रहा है ना, डॉक्टर राधाकृष्णन जी। और ये 13 मई 1952 को राज्यसभा, आपको बताया था मैंने कि राज्यसभा की पहली बैठक जो हुआ था वो 13 मई 1952 को ही हुआ था। और 13 मई 1952 को इन्होंने पहली बैठक को संभाला था और 12 मई 1957 तक इन्होंने कार्य किया और लगभग 10 साल तक इन्होंने 2 सेशन को चलाया, 13 मई 1957 से लेकर फिर 12 मई 1962 तक। मतलब अभी तक में, अभी जो आप रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू को आप देख रहे होंगे, हामिद अंसारी जी ने भी वेंकैया नायडू नहीं है, हामिद अंसारी ने लगभग 2 बार कार्यभार को संभाला है, लेकिन आप देख रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय में भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे और बाद में राजेंद्र प्रसाद के बाद ये भी भारत के उपराष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इंडिपेंडेंट का तात्पर्य है ये स्वतंत्र थे, किसी भी पार्टी से नहीं थे, ना बीजेपी ना नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस, किसी से भी नहीं थे। अभी देखते हैं जाकिर हुसैन जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने राष्ट्रपति वाले में भी कराया। जाकिर हुसैन जी ऐसे राष्ट्रपति थे जो जिनकी मृत्यु पद के दौरान हो गई थी, कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद को संभाला था और इन्होंने 5 साल रहा था। और जिस समय ये राष्ट्रपति, देखो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, ये उपराष्ट्रपति थे, और ये जैसे पीछे से फिर से राष्ट्रपति बने, यहाँ पे देख रहे हो तो ये उपराष्ट्रपति बन गए, कौन, जाकिर हुसैन जी। तो आप देख रहे हैं इनके समय में कौन थे भारत के राष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये थे। और ये भी इंडिपेंडेंट थे, मैंने किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। अब मैंने बात कर रहा हूँ बीबी गिरी, और बीबी गिरी ये उपराष्ट्रपति थे इनके समय में, क्योंकि जाकिर हुसैन देख रहे हैं ना आप, ये भी फिर इधर बना, ये इधर गए तो फिर इधर भी ये भी जा गए। आप देख रहे हैं इस नक्शे को, अच्छे समझ रहे हैं ना इस बात को। तो अब बीबी गिरी, अब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, ये लगभग 79 डे इन्होंने, ये भी मुख्य राष्ट्रपति रहे थे। फिर बाद में इन्होंने अब इलेक्शन भी लड़के राष्ट्रपति पद को फिर से ग्रहण किया था बीबी गिरी जी ने। तो देखो आप, ये भी लगभग 2 साल तक राष्ट्रपति के पद पर है। और इसके समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं भारत के, ठीक है, तीसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर। फिर गोपाल स्वरूप पाठक है, BD जट्टी है, तो ये सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न पूछा, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि कार्यभार के दौरान मृत्यु होने वाले राष्ट्रपति में ये जाकिर हुसैन, 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु कार्यभार के दौरान हुआ है अभी तक हिंदुस्तान में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे आप देख रहे होंगे मोहम्मद हिदायत, ये चौथे गोपाल स्वरूप पाठक ये बताया, BD जत्ती बताया, छठे है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, वेंकटरमन जी भी हैं। और आप देखिएगा इनके समय नीलम शंकर दयाल शर्मा जी, KR नारायणा जी, और इन लोगों के बारे में आप बहुत डिटेल से यहाँ सारा डाटा दिया है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके अगर देखेंगे तो आपको समझ में बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और शंकर दयाल शर्मा जी तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कितने साल रहे, कौन, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसमें मैंने चर्चा कर दिया है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा समझ के रखना। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं और भी कौन उपराष्ट्रपति और वर्तमान में अभी कौन है। तो आप यहाँ देख रहे हैं वेंकैया नायडू जी और हामिद अंसारी जी, इनका भी कार्यकाल लगभग देखे आप बताए मैंने 10 साल तक लगभग रहे हैं। और इनके समय में देखिए प्रतिभा पाटिल जी भी के समय में भी थे, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, मैंने इन्होंने तीनों के कार्यकाल को देखा है, लगभग 10 वर्ष तक ये रहे हैं। हामिद अंसारी जी भारत के उपराष्ट्रपति के बतौर पर कार्य किया है इन्होंने। और अभी वर्तमान में जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, और ये राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी काम कर रहे हैं। और 11 अगस्त 2017 को इनको निर्वाचित किया गया है, चुना गया है।
और रामनाथ कोविंद भारत के भी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, और ये किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं आप ये कलर देख के ही पहचान जाएंगे। आप देख रहे हैं ना कलश जनता दल, ये आप देख रहे हैं कलर भी आपको, ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हो तो हमारे रेफर कोड का भी प्रयोग करिए सुजीत, और ज़रूर सब्सक्रिप्शन लीजिए, हमारा क्लास कीजिए प्लस कोर्स पर, बहुत ही दमदार तरीके से कराऊंगा क्लास आपको। और ये हमारे रेफर कोड का प्रयोग करें। अगर आप 2 वर्ष के लिए लेते हैं सब्सक्रिप्शन, मात्र 315 रुपया पर मंथ के हिसाब से पड़ रहा है। तो बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए इससे सस्ता और भी क्या हो सकता है। और जितने भी टीचर हैं प्लेटफॉर्म पे, वो सारे टीचर से पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी बीपीएससी पे कैडर में जाके आप सारे टीचर से क्लास कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ही शानदार तरीके से मिलेंगे। और कंसेप्ट से पढ़ो, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सब बातों को अगर ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो काफ़ी तरक्की होगी आपकी, और एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आपको अगर ध्यान में इस बातों को नहीं रखेंगे कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना, छोड़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। हर बॉल को मारने पर कैच आउट होने की संभावनाएं ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।